नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश में काफी लंबे समय से चल रहे मानव वन्य जीव संघर्ष एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते दिनों प्रदेश के रुद्रप्रयाग में देर रात गुलदार द्वारा एक 5 वर्षीय बच्चे को उठा ले जाने व नैनीताल में चारा लेने गई 60 वर्षीय महिला को तेंदुए द्वारा शिकार बनाने की घटना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इस खास रिपोर्ट में देखें। प्रदेश उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का शोर एक बार फिर से सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री धामी भी इस गंभीर विषय पर चिंता जताते नजर आए, जिसके चलते अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों में जंगलों में वनाग्नि की समस्या गंभीर विषय बनी नजर आ रही है। इससे वन विभाग की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार कई योजनाएं व नीतियां तो बना रही है, लेकिन धरातल पर इसका कोई बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिल पाया है। आए दिन वन्यजीव और मानव संघर्ष को लेकर हमले हो रहे हैं। हाल ही में हुई घटनाओं ने भी एक बार फिर चौंकाया है। ऐसे में विपक्षी दल भी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि यानी कि जंगलों में आग को बड़ी चुनौती बताया, जिसको रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने पर भी जोर डाला। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहाड़ के लिए वनाग्नि चुनौती जरूर है, लेकिन इसको रोकने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करें। ये हमारे लिए चूंकि पहले से ही ये चुनौती रहती है हर बार, और इसको सख्ती से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग काबू पाएं। धन्यवाद। आज सुबह 8:30-9 बजे की ये घटना है, और जिस रोड पे हमला किया है ये लड़का बिचली राई गांव का है और ये वहाँ पे नौकरी करता है फॉरेस्ट फार्म में। और जिस रोड में ये घटना बताई यार, मैं कम से कम पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भालू की एक्टिविटीज दिख रही हैं, लोगों ने देखा है, पेड़ तोड़े हुए, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से भागने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा, जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं, और इनके परिवार को सही मुआवजा मिले। और जो भी ये घटनाएं हो रही है, तेंदुए बढ़ चुके हैं, इनको मारने के आदेश हों, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा तेंदुए की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। और हमारा ये कहना है कि इसमें फॉरेस्ट्री विभाग, पुलिस या हम खुद भी, स्थानीय लोग भी जंगलों में कम कर सकते हैं। और लेकिन देर साय तक वापस नहीं लौटी, तो सर्च ऑपरेशन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लोकल लोगों के द्वारा भी चलाया गया वहां पर, जिसमें सुबह उनकी बॉडी बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उसमें लेपर्ड का शिकार हुई हैं। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो उनका पीएम कराया जा रहा है, और प्रभावित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और आपके माध्यम से मैं एक ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी लोगों को कि आजकल इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, तो जहां भी जा रहे हैं ग्रुप्स में जाएं, जंगल में रात को ना रहें या देर साय होने से पहले वापस आ जाएं। निश्चित रूप से देखिए, वन्य जीव मानव जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय विषय है, और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी महीने में 2-3 घटनाएं हुई हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं। कल भी उस संबंध में चर्चा हुई है, बैठक हुई है, और अब एक नए सिरे से फिर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही इसके नियंत्रण के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंदर, भालू, गुलदार, बाघ और हाथी से संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए। वन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते लगातार बढ़ती समस्या पर एक तरफ सरकार अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुकी है, वहीं विपक्षी दलों द्वारा सरकार की बैठकों को पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। साथ ही सरकार को मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में असमर्थ भी बताया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य बनने से पहले ही उन्होंने जब जल जंगल जमीन का अधिकार मांगा था, तो उनको बखूबी पता था कि हम लोग किस प्रकार से जंगली जानवरों से निपटारा कर सकते हैं, और उसी ढंग से वो लोग तब से भी जीवन यापन उसमें कर रहे थे।
वर्तमान में सरकार ने जिस ढंग से केवल योजनाओं के नाम पर बड़े बड़े नाम रख दिए हैं, लेकिन वो धरातल पर विफल है। और धीरे धीरे जहाँ एक तरफ पलायन तेजी से है, उसी तरह जंगली जानवर भी गांवों की तरफ, और जो एक दो परिवार गांव में है वो उन जंगली जानवरों के निवाला बन रहे हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ के हमलों से, रीछ के हमलों से जनता परेशान है, जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है, और शहरी क्षेत्रों में जो है बंदरों के कारण जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपना सामान जो है घर के बाहर नहीं रख सकते हैं, दुकानदार परेशान हैं कि वो जरा सा इधर उधर जाएं और उनकी दुकान में जो है बंदर कब आक्रमण कर दे। यही जो है खाने पीने की दुकानदारों का हाल है, वो बंदरों के आतंक से परेशान है। और ये देहरादून के लगभग हर वार्ड में हो रहा है। जो जंगली क्षेत्रों के आसपास के वार्ड है, वहां तो बंदरों का इतना आतंक है कि लोग घर से निकलने में डर। हल्ला बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वन्य जीवों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किसी का रहता नहीं है। वन्य जीव है, हाँ, उस संघर्ष को कम करने के लिए हम व्यवस्थाएं कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस इसमें, क्यों कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को सरकार का ज्ञान नहीं है, सरकार चलाने का नहीं आता है। कांग्रेस से मेरा आग्रह है कि वो कुछ सुझाव दे, ताकि उन सुझावों को हम इम्प्लीमेंट करें, अरे वन्य जीव संघर्ष को रोका जा सके। अब तक की बात करें तो वन विभाग की तैयारियां भी आधी अधूरी साबित हो रही हैं। आग बुझाने के इंतजामों का भी कुछ अता पता नहीं है। वन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं है। वहीं पहले से ही मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर अब यही है कि क्या राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं? ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष में जूझते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को ही इसका समाधान मान रही है, या सरकार व प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बने रहेंगे? इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पहाड़ों के सुदूरवर्ती इलाकों में साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। प्रदेश सरकार के सहयोग से कपकोट क्षेत्र के जालेख से केदारेश्वर मैदान तक राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से साहसिक खेलों के अनुभवी पायलट हिस्सा लेने पहुंचे। गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बीएसएफ और असम राइफल्स उत्तराखंड से भी पैराग्लाइडिंग पायलट कपकोट पहुंचे हुए हैं, जिससे आयोजन का स्तर और भी ऊंचा हो गया है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार ने कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया के आह्वान पर हर संभव सहयोग प्रदान किया। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है ताकि प्रतियोगिता सुरक्षित और सफल हो सके। 8 फरवरी से 9 फरवरी तक नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप कपकोट के केदारेश्वर मैदान में आयोजित हो रही है, जिसमें जालेक, टेकअप और केदारेश्वर मैदान ये लैंडिंग स्थान है और ये लगातार 5 दिन तक चलेगी। जो हमारा आज यहाँ पर नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यहाँ कपकोट, जो कि हमारा उत्तराखंड का बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में होने जा रहा है, निश्चित रूप से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। ये स्वरोजगार के क्षेत्र में साहसिक पर्यटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहले हमने जिला योजना के तहत जो है ये पैराग्लाइडिंग कराई थी, और जब मुझे आभास हुआ कि पूरे प्रदेश के अलग अलग कोनों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराई जा रही है। कांग्रेस पार्टी 16 फरवरी को विभिन्न जन समस्याओं के विरोध में राजभवन का घेराव करेगी। रेलवे रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने यह जानकारी देते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहां पूरे राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहीं बेरोजगारी की समस्या भी चरम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से जनता त्रस्त आ चुकी है। इसलिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राजभवन का घेराव करेगा। अध्यक्षों ने, वार्ड के मेंबर ने, चाहे जीते चाहे हारे,
माने सजवान जी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, उन सब लोगों ने हमको भरोसा दिलाया है कि अधिक से अधिक भागीदारी ऋषिकेश विधानसभा की 16 फरवरी की रैली में होगी, राजभवन के घेराव की रैली में होगी। ये रैली हमने प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जिस तरह महिलाओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और आज पूरा उत्तराखंड पूरे देश के सामने शर्मसार है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रस्तावित 8 फरवरी की महापंचायत को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल, उनके साथ जुड़े लाइक माइंडेड कर्मचारी संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। देखिए, शिकायतकर्ता अचानक प्रकट हुए, इसलिए संदिग्ध और संदेह के घेरे में। जोशी जी 3 साल तक दिखाई नहीं दिए इस पूरे घटना में। अचानक सरकार द्वारा निर्देश के द्वारा और उनको सामने लाया गया। इसलिए इस पूरे प्रकरण में लगातार जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, वो बड़े संदेह के घेरे में लाता है। एक तो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए 8 फरवरी को एक महापंचायत होने जा रही है, तो उस महापंचायत का इंडिया गठबंधन समर्थन करता है। हम ये अपील करते हैं कि भारी तादाद में आम जन उस महापंचायत में शामिल हों। और इसमें जो अभी सीबीआई की जांच हुई है, 2 फरवरी को सीबीआई ने मामले को टेकअप किया है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से एक संदिग्ध चरित्र व्यक्ति का इसमें प्रवेश कराया गया है, उनको शिकायतकर्ता बनाया गया है, उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो इसमें शिकायतकर्ता हूँ। इंडिया गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां मुंडाखेड़ा खुर्द गांव के ग्राम प्रधान सहदेव चौधरी के भाई नकुल चौधरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मुंडाखेड़ा खुर्द गांव निवासी सहदेव चौधरी, जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं, उसके छोटे भाई नकुल चौधरी बीती रात अपने घर पर अपने कमरे में सोया था। बताया जा रहा है कि आधी रात के बाद उसने अचानक संदिग्ध हालत में देसी तमंचे से अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार के लोग जाग गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। निराश्रित एवं बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने अपने क्षेत्रों में निराश्रित गौवंशों को लेकर बताया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 2 गौसदन हैं, जिनके लिए 7 दिन और 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर शिकायत करने पर नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर उनको गौसदन पहुंचाते हैं। वहीं आपको बता दें कि पहला देहरादून के शंकरपुर में स्थित है गौसदन, जिसकी क्षमता 300 गौवंश रखने की है। वर्तमान में 289 गौवंश इसमें उपस्थित है। दूसरा देहरादून के केदारपुर में है, जिसकी क्षमता 800 गौवंश रखने की है, जिसमें वर्तमान में 419 गौवंश उपस्थित है। नगर निगम में जो निराश्रित पशु हैं, जो हमारे गौवंश हैं, गाय या बैल, उनको तत्काल कोई भी कंप्लेंट आने पर अगर कोई निराश्रित होता है
तो उसके लिए 24/7 हेल्पलाइंस हैं। 4 बड़े पशु वाहन हैं जिसमें कंप्लेंट हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आता है। हमारी पशु वाहन की टीम उनको तत्काल एड्रेस करती है, उनको वहां से हटाकर उनको ले जाती है शंकरपुर गौसदन में या फिर उसको कांजी हाउस केदारपुर गौसदन में। हमारे नगर निगम में गौसदन जो नगर निगम के पास हैं वो 2 गौसदन संचालित हैं। एक शंकरपुर स्थित है सेलाकुई में और एक केदारपुर कांजी हाउस स्थित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कपकोट तहसील के बिचला दानपुर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम हिन्या रिठकुला निवासी ट्रक चालक पान सिंह कोरंगा के साथ नैनीताल जिले की जूलीकोट चौकी में रात के समय पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट किए जाने और उन्हें ड्रग्स जैसे संगीन अपराध में जबरन फंसाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बागेश्वर जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने पीड़ित वाहन चालकों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। मैं करीब रात 9:10 में मंडी से निकला, जिसमें मैं नीचे 1.5 बैग बाकी थोड़ा राशन भर के मैं कपकोट के लिए रवाना हुआ। तो मैं जूलीकोट के पास पहुंचा, वहां पे 2-3 ट्रक खड़ी थी और मुझे भी नींद आई। पिछले 2 दिन से मैं सोया नहीं था, तो उनके पीछे मैं भी लगा के सो गया। तो करीबन रात के ऐसे 11:30-12 लमसम ऐसे मैंने टाइम नहीं देख पाया था। गत दिनों आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे कोट क्षेत्र से डीपी के हिनिया रिठकुला के रहने वाले पान सिंह एक ट्रक चालक हैं। लगातार आज से नहीं, विगत कई वर्षों से वो ट्रक चालन का काम करते हैं और लगातार क्षेत्र में बाल धुलाई का काम कर रहे हैं। तो विगत दिनों जूलीकोट पुलिस में जिस तरीके से पुलिसिया जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ है, कई चीज़ें वहां पर को निकल के आई कि रात को पुलिस ने इनके साथ मारपीट करी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।